Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I'm really grateful for all the love and support that you have shown me so far. It encourages me to keep on producing informative and educational content that is tailored according to your needs. I try my level best to solve your ambiguities so that after watching my videos, difficult concepts no longer remain ambiguous to you. Today I'm gonna discuss with you the Renaissance Age, its background, its characteristics, major authors, and the literary forms that were rampant during this era. So without any further delay, let's delve into today's discussion. The Renaissance basically means rebirth, और ये कल्चरल मूवमेंट थी जिसका इटली में आगाज हुआ ड्यूरिंग द लेट 14th century and then it gradually spread across Europe by the 16th century. इसका जो टाइम पीरियड है वो 14 से 17th सेंचुरी तक है. इसको जो है वो मिडल एजेस और मॉडर्न वर्ल्ड के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे कंसिडर किया जाता है. और जो मिडल एजेस में लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ और जो मॉडर्न लिटरेचर है उसकी जो ट्रांजिशन फेज है वो द रिनाइसेंस एज के तौर पे डिफाइन होती है. और जो मॉडर्न साइंस, पॉलिटिक्स और कल्चर है इसकी बुनियाद इस एज ने फ्राहम की. बेसिकली व्यूअर्स, ये जो रिनाइसेंस थी ना, इसने क्लासिकल नॉलेज में एक इंटरेस्ट जो है वो उजागर किया और जो एंशिएंट ग्रीस और रोम की जो आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स थी उनको सेलिब्रेट किया. इस एरा ने बेसिकली फॉस्टर किया अ न्यू अप्रिसिएशन फॉर आर्ट, साइंस, लिटरेचर, ह्यूमनिज्म. इस मूवमेंट ने बेसिकली इनकरेज किया था राइटर्स, फेमस राइटर्स ऑफ दिस एज लाइक विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर एंड क्रिस्टोफर मार्लो टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, ह्यूमन इमोशंस. उन्होंने सोसाइटी की डायनामिक्स पे बात की. फिर जोहानिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया मिड 15th सेंचुरी में, जिसने बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले किया इन स्प्रेडिंग रिनाइसेंस आइडियाज़, मेकिंग लिटरेचर मोर एक्सेसिबल. तो रिनाइसेंस ने रिलीजियस अथॉरिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस रेज किए. इट कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. और ये जो क्लासिक लर्निंग, आर्टिस्टिक इनोवेशन का ये जो ब्लेंड है, इससे क्या है कि ह्यूमनिज्म का एक्सपीरियंस डिफाइन हुआ. और इसी वजह से रिनाइसेंस जो है इसको ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड के तौर पे इंग्लिश लिटरेचर में याद रखा जाता है, बिकॉज इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न थॉट. Moving on, viewers, towards the background. So the Renaissance basically emerged due to a combination of social, economic and cultural factors that reshaped Europe in the late 14th century. तो इनमें से जो पहला सिग्निफिकेंट फैक्टर था वो था रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, क्योंकि उनको इस्लामिक स्कॉलर्स ने प्रिजर्व किया था उन टेक्स्ट को एंड देन दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप आफ्टर द क्रूसेड्स. इससे क्या हुआ, एक रिन्यूड इंटरेस्ट जो है वो पैदा हुआ क्लासिकल नॉलेज में, फिलॉसफी में और आर्ट्स में. Then there was the fall of Constantinople, another major event which happened in 1453, and it played a key role as many Greek scholars वो जो है वेस्टर्न यूरोप जो है वो फ्ली कर गए, bringing with them ancient manuscripts, ideas. फिर वीकनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म. अब व्यूअर्स, फ्यूडलिज्म बेसिकली एक सोशल, इकोनॉमिक और एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसने मिडीवल यूरोप में जो काफ़ी डोमिनेंट था, पर्टिकुलरली फ्रॉम द 9th to the 15th century. इट वॉज कैरेक्टराइज बाय हायरार्की ऑफ लॉर्ड्स एंड वेसल्स, जहाँ पे जो लॉर्ड्स थे वो लैंड ग्रांट करते थे टू वेसल्स उन बदले में उनकी मिलिट्री सर्विस और लॉयल्टी के. फिर जो सर्व्स थे वो टाइड टू द लैंड, वो लॉर्ड्स के लिए काम करते थे और एग्रीकल्चर लेबर प्रोवाइड करते थे. तो ये जो सिस्टम था ना, ये सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नेंस को फैसिलिटेट करता था उस टाइम के दौरान जब जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, सेंट्रलाइज पावर का जो स्ट्रक्चर था वो वीक था. फिर द राइज ऑफ पावरफुल सिटी स्टेट्स लाइक फ्लोरेंस, वेनिस एंड मिलान, ये भी एक अनदर फैक्टर है विच लेड टू द रिनाइसेंस एज, बिकॉज इन जो पावरफुल सिटी स्टेट्स का राइज है इसने प्रोवाइड की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अलाउइंग फॉर द पैट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड थिंकर्स. देन द ब्लैक डेथ, जिसने यूरोप को डेवास्टेट किया इन द मिड 14th century, इट ऑल्सो लेड टू सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस. इसके रिजल्ट में जो लेबर की शॉर्टेज पैदा हुई, उसकी वजह से वर्किंग क्लास को एम्पावरमेंट मिली और जो मिडीवल सोसाइटी के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे वो वीक हुए. इससे नतीजा क्या निकला कि ज़्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम बढ़ी और रिलीजियस से ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ की तरफ शिफ्ट हुआ फोकस. देन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मिड 15th century में जोहानिस गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया प्रिंटिंग प्रेस को. इससे जो रिनाइसेंस के आइडियाज़ हैं ये स्प्रेड हुए, नॉलेज ज़्यादा ईजिली वाइडली एक्सेसिबल हुआ एंड इट फॉस्टर्ड द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर एंड आर्ट अक्रॉस यूरोप. मूविंग ऑन, वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनाइसेंस. सबसे पहले ह्यूमनिज्म. जो रिनाइसेंस का एक सेंट्रल एस्पेक्ट है वो ये कि ह्यूमन पोटेंशियल और अचीवमेंट के ऊपर फोकस है. इस चीज़ की जो एम्फेसिस है वो हमें क्लासिकल टेक्स्ट में मिलता है
and it places humans rather than divine figures at the center of inquiry. Then revival of classical knowledge, जो Renaissance scholars हैं, they sought inspiration from the ancient Greeks, Romans, और इससे एक renewed interest पैदा हुआ philosophy में, literature में and art from classical antiquity. Artistic innovation, ये जो पीरियड है इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स हुई आर्ट में, रियलिज्म का पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस हुआ, मोर लाइफ लाइक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ह्यूमन फॉर्म. अगर आप गूगल पे जाएं और रिनाइसेंस एज की जो आर्ट है उसको सर्च करें और उसकी जो पिक्चर्स देखें तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिजेंबलिंग फॉर्म्स जो है वो नज़र आती हैं, लाइफ लाइक रिप्रेजेंटेशन मिलती है. आर्टिस्ट लाइक लियोनार्डो डा विंची एंड मिशेलेंगेलो दे एग्जाम्पलीफाइड दीज इनोवेशंस, इनका बड़ा रोल है इसमें. फिर साइंटिफिक इंक्वायरी, रिनाइसेंस थिंकर्स जो है उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को, इंक्वायरी को एम्ब्रेस किया एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न साइंस. इसमें गैलीलियो की, कोपरनिकस की फिगर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे चैलेंज ट्रेडिशनल व्यूज़ और उन्होंने नेचुरल वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको रेवोल्यूशनाइज किया. देन सेकुलरिज्म, ऑल्दो रिलीजन इंपॉर्टेंट रहा था उस एज में बट स्टिल जो फोकस है वो बढ़ा था ऑन सेकुलर सब्जेक्ट्स और जो नॉन रिलीजियस थीम्स हैं लिटरेचर में, आर्ट में और फिलोसफी में, उनके ऊपर भी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है इस एज में. देन पैट्रोनेज, वेल्दी पैट्रन्स थे लाइक द मेडिकी फैमिली इन्फ्लुएंस, उन्होंने एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया आर्ट्स को, लर्निंग को सपोर्ट करने में और उन्होंने एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा किया जहाँ पे क्रिएटिविटी की डिमांड थी और इस पे एम्फसाइज किया जाता था, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के ऊपर जोर दिया जाता था. देन आई एम गोना डिस्कस अबाउट द मेजर ऑथर्स ऑफ दिस एज. बहुत सारे जो आपको इंग्लिश की लैंग्वेज के फेमस ऑथर्स हैं वो इस एज में मिलते हैं. सबसे पहले विलियम शेक्सपियर की अगर बात की जाए तो हर जो ऑथर है उसका मैं एक एक वर्क जो है उसी को यहाँ पे जस्ट उसकी थोड़ी सी उसके ऊपर लाइट थ्रो करूँगा बिकॉज अदरवाइज जो डिस्कशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. तो विलियम शेक्सपियर रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स ऑफ ऑल टाइम. तो उसका एक प्ले हैमलेट वो भी इस एज में है. हैमलेट बेसिकली एक ट्रेजेडी थी विच वाज रिटन अराउंड 1600. एक प्रिंस हैमलेट है वो रिवेंज लेता है अपने अंकल से और उसके अंकल ने उसके फादर को मर्डर किया होता है. तो ये जो प्ले है ये बिट्रेयल, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मैडनेस इन थीम्स के ऊपर फोकस करता है और इसमें आइकॉनिक फेमस सॉलिलॉक्वी लाइक हैमलेट सॉलिलॉक्वी, टू बी और नॉट टू बी, वो भी इसमें पाई जाती है. कैरेक्टराइजेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इस प्ले का जो प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर है ना, इट रेजोनेट्स अंटिल दिस डे. आप यहाँ से भी अंदाजा लगा लें कितने 100 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी शेक्सपियर्स प्लेज आर बीइंग वाइडली रेड एंड दे आर बीइंग परफॉर्म्ड. तो यहाँ से पता लगता है कि रिनाइसेंस एज के जो वर्क्स हैं वो कितने फेमस हैं इवन इन मॉडर्न लिटरेचर. देन निकोलो मैचियावेली, इसने द वर्क लिखा है प्रिंस. इट वॉज बेसिकली अ पोलिटिकल ट्रीटीज विच वॉज रिटन इन 1513 और पावर को कैसे रूल करना है, मेंटेन कैसे करना है, इसके ऊपर एक प्रैग्मेटिक एडवाइस ही वर्क ऑफर करता है. और रूलर्स जो है दे हैव टू बी कनिंग, अडेप्टेबल और उन्हें कभी रूथलेस भी होना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर ऑथराइजेशन और रन द सिस्टम स्मूथली. तो इस वजह से जो ये वर्क है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा है बिकॉज ये एडवोकेट करता है पॉलिटिकल रियलिज्म की फेवर में ओवर आइडियलिज्म. देन मिगुएल डी सर्वेंटेस का एक वर्क है डॉन क्विक्सोटे विच वॉज बेसिकली पब्लिश इन 2 पार्ट्स 1605 में एंड देन इन 1615. और ये एडवेंचर्स फॉलो करता है कैसे डिल्यूजनल नोबल मैन की जो बिलीव करता है कि ही इज़ अ नाइट. तो नॉवल जो है वो शिवलिक आइडियल्स को सेटराइज करता है, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन के थीम पे बात करता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल वर्क ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न लिटरेचर. देन एडमंड स्पेंसर बेसिकली ही ब्लेंडेड रिनाइसेंस और रिफॉर्मेशन परफेक्टली इन हिज पोएट्री. दैट इज़ व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ द रिनाइसेंस क्योंकि उसके वर्क्स ने डिस्प्ले किया ह्यूमनिज्म को, क्लासिसिज्म को, लव ऑफ ब्यूटी एंड सेंसुअसनेस which was inspired by the works of the Southern Romance. तो उसका फेमस वर्क है द फेरी क्वीन which is an epic poem and it was published in 1590. तो ये फेरी क्वीन जो है ये बेसिकली एलिगोरिकली एक्सप्लोर करती है विर्च्यू, हीरोइज्म, मॉरलिटी के थीम को और इसमें बेसिकली नाइट्स के एडवेंचर्स दिखाए गए हैं रिप्रेजेंटिंग वेरियस विर्च्यूज. द पोएम इज नोटेबल फॉर इसकी इमेजरी है काफ़ी रिच, एलिगरीज में है और इट हैज़ प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशंस टू इंग्लिश लिटरेचर एंड दिस वर्क इज स्टिल बीइंग वाइडली रेड. Then Christopher Marlowe का फेमस प्ले डॉक्टर फॉस्टस. इट इज़ बेसिकली अ ट्रेजिक प्ले रिटन इन द लेट 16th century और एक डॉक्टर फॉस्टस जो कि एक हाईली एम्बिशियस स्कॉलर है उसकी स्टोरी बताता है हु ट्रांसग्रेसेस ह्यूमन लिमिट्स और उसने डेविल के साथ एक पैक्ट किया एक्सचेंजिंग हिज सोल इन रिटर्न फॉर 24 years ऑफ मैजिकल पावर्स एंड वर्ल्डली प्लेयर्स. और देन थॉमस मोर का यूटोपिया, इट वॉज पब्लिश इन 1516. तो ये एक आइडियल सोसाइटी को डिस्क्राइब करता है ऑन एन इमेजिनरी आइलैंड और पॉलिटिकल फिलोसफी, सोशल जस्टिस के थीम्स पे बात करता है. द बुक बेसिकली क्रिटिक्स जो कंटेम्प्रेरी यूरोपियन सोसाइटी है उसको एंड इट टॉक्स अबाउट रिफॉर्म्स एंड इट प्रेजेंट्स अ विजन ऑफ इक्वालिटी, रीजन और कॉमन गुड के ऊपर भी ये वर्क बात करता है.
Last but not least, I'm going to talk about the literary forms that were popularized during this age, starting with sonnet. Sonnet एक 14 लाइन पोएम होती है जो डिफरेंट थीम्स के ऊपर फोकस करती है, लाइक लव, ब्यूटी, ह्यूमन इमोशंस. और दिस genre was perfected by Petrarch, and then it was popularized in English and made famous by writers like William Shakespeare. Then blank verse was pioneered by Sir Thomas Wyatt in the early 16th century. ये बेसिकली अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है एंड इट यूज्ड इन ड्रामा एंड पोएट्री. और बहुत सारे प्ले राइट्स इस पर एम्फोसाइज किया, स्पेशली जॉन मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, इट इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ब्लैंक वर्स. देन ड्रामा जो है फ्लोरिश्ड विद ट्रेजिडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, और ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइजेशन होती है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में डील करता है. फेमस जो प्लेज हैं रिनाइसेंस एज के, डॉक्टर फॉस्टस, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो. Then we have epic poetry. Epic poetry basically refers to long narrative poems which celebrate heroic figures and historical events. Like मैंने आपको previous slide में example दिया एडमंड स्पेंसर की The Fairy Queen. It is an example of an epic poetry. Prose fiction, जो early forms of novel हैं, they began in this age, emerging with works like Miguel Cervantes' Don Quixote. Essay was a new form of reflective writing. And it was introduced by Michel de Montaigne, और ये फोकस करती थी पर्सनल थॉट्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर. देन यूटोपियन फिक्शन है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मोर इन यूटोपिया, एंड ये एक्सप्लोर करती है आइडियल सोसाइटीज़ को, पॉलिटिकल आइडियल्स को. पेस्टोरल पोइट्री, ये वाज अनदर न्यू फॉर्म ऑफ genre which was introduced in the age of Renaissance. ये फोकस करती है एक आइडियलाइज रूरल लाइफ और नेचर के ऊपर, उसका फिर कंट्रास्ट करती है कि जो अर्बन लाइफ है और उसकी जो स्ट्रगल्स हैं और उसमें जितनी एक बिजी एक हेक्टिक रूटीन है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, जो सरीन ट्रैंक्विलिटी और काम लाइफ जो है, जो आप विलेज लाइफ जो रूरलाइज लाइफ जो आप इंजॉय कर रहे हो. देन वी हैव मास, ये शॉर्ट एलिगोरिकल परफॉर्मेंसेज होती हैं विच आर अकम्पनीड विद म्यूजिक, डांस और एलेबोरेट स्टेजिंग और बैकग्राउंड फैक्ट्स होते हैं, एंड दे वर पॉपुलर इन रॉयल कोर्ट्स. तो बेसिकली व्यूअर्स दैट वाज ऑल अबाउट द रिनाइसेंस एज. आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं यही once again I will lay emphasis on the fact that the Renaissance produced a lot of products. There were some writers during this age which are popular and being widely read and followed even to this age. So the best example among those is William Shakespeare. ये उसने ड्रामे को रेवोल्यूशनाइज किया विद कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, इंट्रिकेट प्लॉट्स, साइकोलॉजिकल डेप्थ ऐड की और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग का स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया. फिर जो रिनाइसेंस है इसने जो एम्फेसिस इसका है सेकुलरिज्म के ऊपर, इसने रिलीजियस थीम से जो फोकस है लिटरेरी वो शिफ्ट किया और ह्यूमन नेचर, सोसाइटी, मोरालिटी के ब्रॉडर एक्सप्लोरेशन जो है वो स्टार्ट की है. एंड these ideas basically form the foundation of modern literary exploration. फिर एक और इसका की इम्पैक्ट ये है कि जो क्लासिकल आइडियाज़ विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, उनका रिवाइवल हुआ है और ये जो आइडियाज़ थे वो रिनाइसेंस राइटर्स एंड वर्क्स में इन्फ्यूज़ किए. और वो जो वैल्यूज़ हैं, जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात, पर्सनल इमोशन, इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी के थीम्स जिनके ऊपर ये फोकस करते हैं, and these are the values that continue to resonate in modern literature. तो फिर moreover, as I told you before, जो invention of printing press है during the Renaissance, it democratized literature, making books more accessible. तो इसने stage set की for the development of vernacular literature, meaning के writing in English as compared to Latin, which allowed a wider audience ताकि वो literature के साथ engage कर सकें. So in short, we can say that the Renaissance laid the groundwork for modern English literature's diversity, its intellectual depth, its accessibility, ultimately influencing its evolution through the centuries. That was all about today's video, viewers. I really hope you understood it. Do let me know in the comment section what you made about today's lecture, and also recommend which topic would you like me to explore in the upcoming video. आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. Stay safe, stay blessed. अल्लाह हाफिज़.